are going to discuss banking in detail. Okay. Now we have earlier discussed the functions of a commercial bank. Now in that we were having a point that in accepting deposits we have different types of accounts. Okay. Now we are going to discuss the various types of accounts in detail. So we have studied certain types of accounts in the topic. That first function of a commercial bank is accepting of deposits. Now in that accepting of deposit, we have said that there are various types of account. The first account which is there is savings account. Okay. So first type of account which is there, that is savings account. So savings account is basically an account which is being opened by the bank to inculcate in general masses the habit of saving the money. Okay. All those individuals who have certain surplus funds, they might be keeping that money at their home. Okay, but it is risky to keep money at home. कभी भी नोटबंदी हो जाए तो जो वाइफ्स के पास पैसा था, किसी के 3 लाख निकल रहा है, किसी के 5 लाख, किसी के 15 लाख, हस्बैंड्स को पता ही नहीं क्या उनकी वाइफ्स के पास इतना पैसा है, किटी पार्टी से कहीं से कैसे कैसे करके उन्होंने अपनी सेविंग्स रख रखी थी। अब गवर्नमेंट ने कह दिया हमने कर दी नोटबंदी। ओके, नोटबंदी करते ही आपको वो पैसा या तो बैंक में डिपॉजिट कराओ या वो ज़ीरो है। जैसे ही आप बैंक में गए डिपॉजिट कराने तो बैंक वालों ने पूछा कि ये कहाँ से आए, तो इनकम टैक्स वाले भी साथ में आ गए। तो इससे अच्छा ये होता कि आप पहले से ही अपना एक सेपरेट अकाउंट सेविंग्स बैंक में बना के रखते, सेविंग्स अकाउंट, जहाँ वो जो छोटी छोटी बचत थी आपकी वो आप ऑन रेगुलर बेसिस बैंक में डिपॉजिट कराते रहते। तो जब नोटबंदी हुई तब आपको ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती कि पैसा कहाँ से आया, और ना तो इनकम टैक्स वाला पूछता, ना बैंक वाला पूछता, ना कोई पूछता। तो आपका पैसा भी सेव और आपको उस पर अर्निंग्स भी मिलनी थी। तो इसलिए हमने बैंक्स ने क्या किया हुआ है, एक सिंपल अकाउंट खोला हुआ है जिसमें एक मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना है और उसमें आप कितना पैसा डिपॉजिट कराना चाहते हो वो करवा सकते हो, कितना निकलवाना चाहते हो निकलवा सकते हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बट आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है। और ये आपका है बेसिकली, इस अकाउंट को हम कहते हैं सेविंग्स अकाउंट। और ये सेविंग्स अकाउंट इसलिए खोला गया है, बैंक इसलिए देते हैं, so that people are not keeping, those who are having a smallest capacity of saving the funds out of their incomes, they should deposit that money into the bank, okay, so that the money which is available with the general masses can be utilized for productive purpose. Okay, तो सेविंग्स अकाउंट में आपको एक तो आपकी सेविंग्स की हैबिट को प्रमोट करने के लिए आपको सेविंग्स अकाउंट दिया जाता है और मिनिमम बैलेंस है, इसमें विड्रॉल की कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी बार भी विड्रॉ कर सकते हो, कितना भी डिपॉजिट कर सकते हो। मगर हाँ, अब जो गवर्नमेंट ने किया है कि ज़्यादा विड्रॉ करोगे तो उस पर कुछ चार्ज लगेगा। 4 विड्रॉल्स तो आपके पास फ्री हैं, मगर उसके बाद आप अगर विड्रॉ करोगे तो कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे, तो आप विड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो ये आपके पास सिंपल सी है। इसमें आपको विड्रॉल के लिए बैंक्स आपको एक तो चेक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और एटीएम या डेबिट कार्ड की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, सो दैट यू कैन ईजिली विड्रॉ योर फंड्स फ्रॉम द बैंक and can utilize them according to your need. Okay, so that is the very simple aspect. Okay, और ये एक सेविंग्स अकाउंट आपको खोल दिया, उसमें कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, सो दैट यू फील हैप्पी। ओके, द माई मनी विच इज़ लाइंग विद द बैंक
is at least growing to a nominal extent, and also your money is safe and you don't have to face the problems which you would have faced during notebandi or demonetization of the करेंसी. तो ये आपके पास सबसे सिंपल वे ऑफ creating a savings for yourself is there. So that is what the savings account is. Then another account is your current account. करंट अकाउंट बेसिकली ये नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं है, ये है बिजनेसमैन के लिए. ओके, एंड दिस account does not provide any interest on the money which is being deposited into the bank. It provides you any number of withdrawals and deposit facilities, but it has a certain service charge on the facility which is being provided. Okay, even इसमें आपको कैश क्रेडिट लिमिट भी अवेलेबल है कि आपकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटीज़ हैं उसके बेसिस पे आपको एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जिससे जब तक आपका पैसा आना है कहीं और से, आपकी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होनी है, इन ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड इफ़ यू आर इन नीड ऑफ मनी यू कैन ओवरड्रॉ द मनी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, दो देयर माइट नॉट बी द मनी अवेलेबल इन योर बैंक अकाउंट, बट देयर बैंक इज़ अवेयर about your financial position, financial capacities, credibility, and they provide you a loan facility whereby you can over withdraw money from your bank account and use it for your business activity, and when the money will come back, the transactions will get accumulated or will get finished up, the money will come back into the bank account, and hence the whatever the loan which has been raised from the market, that will be repaid. Okay, so that is the another important aspect. The current account is there. That current account provides a facility to the businessman to carry out its business smoothly and easily, and can raise loans easily from the bank for fulfilling its whatever the obligations are towards the various business organizations. Okay, for that money, for that purpose a current account is being provided. Okay, तो इसको हम करंट अकाउंट को हम डिमांड डिपॉजिट अकाउंट भी बोलते हैं, और ये कंटिन्यूस नेचर का अकाउंट है. इसमें कोई फिक्स्ड पीरियड के लिए पैसा नहीं रखा जाता, कोई टाइम पीरियड इसका फिक्स्ड नहीं है. तो ये आपके पास है करंट अकाउंट. ओके, अब इसका बेसिकली क्या है कि तो ये एक करंट अकाउंट है. अब इसके बाद तीसरा अकाउंट हमारे पास क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में टाइम पीरियड फिक्स्ड होता है. ओके, टाइम पीरियड इज फिक्स्ड which can vary from 15 days to 10 years. पहला तो ये. दूसरा क्या है, the rate of interest is higher than other accounts. Okay. Third is, if the money is withdrawn before maturity, okay, then
no interest will be paid. ओके, तो ये आपके पास फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है। तो आपको अगर मैच्योरिटी से पहले आप इसको करोगे तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके, इन केस ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट the depositor is given a certificate or issued a certificate, comma, on whose presentation on due date the money will be paid along interest। ओके जी, तो ये पेमेंट कर दी जाएगी और इसे हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज टर्म डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, क्योंकि एक फिक्स टाइम के लिए है, या तो टर्म डिपॉजिट कह दो इसे या टाइम डिपॉजिट कह दो, तो ये आपके पास है। ओके, फिक्स डिपॉजिट। तो ये हमारे पास फिक्स डिपॉजिट है। इसके बाद एक और अकाउंट है हमारे पास जिसे हम क्या कहते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब आप कहोगे कि रेकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट में क्या ऐसा फर्क है, क्या डिफरेंस है। ओके, रेकरिंग डिपॉजिट first of all it is for a particular time period। Generally it is 5 years, it can be for 10 years also, 7 years, 8 years also। Okay, second is the rate of interest is high। Third is the money deposited will be given back after maturity। Okay, तो फिक्स डिपॉजिट भी यही है सारा कुछ। तो इनमें और फिक्स डिपॉजिट में क्या फर्क है, एक फर्क है, फिक्स डिपॉजिट में पैसा लमसम जमा करवाना पड़ता है एक ही बार में। ओके, जैसे आपने फिक्स डिपॉजिट खोला तभी आप डिपॉजिट करवाओगे, कोई 1 लाख कराता है, कोई 5 लाख कराता है, कोई 5 करोड़ कराता है, तो मतलब वो एक बार में इकट्ठा पैसा डिपॉजिट करा देता है और वो आपका डिपॉजिट होके वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक चलता रहता है। यहाँ क्या है, the depositor is allowed to deposit money in small denominations okay, over a period of time। Okay, generally an installment is fixed as per financial capacity of concerned
इंडिविजुअल। ओके, तो ये आपके पास है। तो 500 रुपये की इंस्टॉलमेंट बना दी और वो हर महीने 500 रुपये डिपॉजिट करा देते हैं। ओके, और 5 साल तक वो डिपॉजिट कर रहे हैं और उस पर फिक्स इंटरेस्ट है, आपका एक इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट ऐड ऑन होता चले जाएगा एंड आफ्टर 5 years यू विल बी पेड बैक द मनी। तो ये रेकरिंग डिपॉजिट है आपके पास। ओके, इसमें आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हो। फिक्स डिपॉजिट में तो क्या है, आप अपनी फिक्स डिपॉजिट ब्रेक डाउन करके पैसा वापस ले सकते हो सारा। ओके, बगैर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसमें पैसा नहीं विड्रॉ कर सकते हो ड्यूरिंग दी टेन्योर। ओके, बट आप लोन ले सकते हो रिकरिंग डिपॉजिट के बेसिस पे। ओके, कुछ परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ लोन कैन बी इशूड टू यू, सो दैट इज व्हाट द रिकरिंग डिपॉजिट इज। फाइन, देन देयर इज another type of deposits, that is multi MOD, which is also known as multi option deposits। अब ये किस तरह से काम करता है, that for example if a person has deposited in his savings account $1 lakh rupees. Okay, so a limit will be fixed as per requirement. Okay, and rest of money will go into MOD account where the interest is higher than savings account. Okay, so every time money is deposited, after maintaining limit, rest of funds will be transferred to MOD। ओके, तो क्या हुआ कि मान लीजिए कि 20,000 की लिमिट फिक्स कर दी कि 20,000 तो सेविंग अकाउंट में ओपन रहेगा और बाकी 80,000 MOD में चलेगा। मान लीजिए आपकी सैलरी बैंक अकाउंट में आती है, 1 लाख रुपए की सैलरी है हर महीने की, तो उसमें से 80,000 का हर महीने क्या बना देंगे, फंड बना देंगे MOD अकाउंट में, और बाकी जो 20,000 है वो ओपन में रहेगा। ओके, तो आपको जितना यूज़ करना है, मान लीजिए कि आपकी यूजेज कैपेसिटी है 20,000, तो 20,000 की लिमिट है। आपकी यूजेज कैपेसिटी 40 की है तो 40 की लिमिट बना देंगे। ओके, तो इस तरह से आपकी जो पैसा है वो यूज़ किया जाएगा। तो हर बार जो भी आपकी लिमिट बनती है, जो भी आपका फंड ट्रांसफ़र होता है, उसका एक सेपरेट अकाउंट बनता जाता है। और वो क्या है, जैसे आपको पैसा चाहिए, मान लीजिए कि आपको 20,000 से ज़्यादा पैसा चाहिए, तो वो क्या करेंगे कि वो आपके जो पैसा आपका फंड में MOD अकाउंट में गया है वो FD ब्रेक डाउन कर देंगे, मीन्स उसमें से पैसा निकाल लेंगे, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे सेविंग्स अकाउंट में, बाकी जो पैसा है वो MOD अकाउंट में चलता रहेगा। तो इस तरीके से आपके पैसे की यूजेज होती रहती है। तो इस अकाउंट को क्या कहते हैं, MOD अकाउंट कहते हैं। और इसमें फंड्स जो ट्रांसफ़र होकर MOD में जाते हैं, वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो ज़्यादा मिलता है एज कंपेयर टू सेविंग्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, और सेविंग्स अकाउंट से ज़्यादा मिलता है MOD अकाउंट में पैसा जो इंटरेस्ट है। तो ये है आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ओके,
अब हम इसके आगे चलते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंकिंग सर्विसेज क्या हैं हमारे पास। हमने कहा था कि हमारे को बैंक से सर्विसेज मिलती हैं। हमने कहा था चेक फैसिलिटी मिलती है, या ड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, या पे ऑर्डर फैसिलिटी, रेमिटेंस के लिए पे ऑर्डर और चेक बैंक ड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। तो बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, या पे ऑर्डर क्या होता है, या आरटीजीएस क्या है आपके पास, ओके, या एनईएफटी क्या है आपके पास, वो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम क्या है जो रेमिटेंस कर सकता है हमारे पास, डिपॉजिट और रेमिटेंस करने के लिए। तो आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज हैं, वो क्या सर्विसेज हैं बैंकिंग की सर्विसेज। फंड ट्रांसफर की सर्विसेज या विड्रॉल की सर्विसेज में हमारे पास सबसे पहला आता है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट में क्या है कि आप कुछ पैसा अपना एक बैंक के पास डिपॉजिट कराते हो टू ट्रांसफर दैट इनटू द अदर ब्रांच ऑफ द सेम बैंक विद इन द सिटी और आउटसाइड द सिटी। ओके, तो यहाँ क्या है कि आपने एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को पैसा दिया है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि पैसा बेसिकली बैंक के अकाउंट में से निकाल के उस इंस्ट्रूमेंट में इंक्लूड किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट में मतलब उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बैंक के पास एक वर्चुअल अकाउंट बनता है जहां वो उस अमाउंट को आपके अकाउंट में से निकाल के उस अमाउंट को रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके बेसिस पे एक ड्राफ्ट बना लेते हैं। ओके, एंड नाउ दैट ड्राफ्ट आफ्टर बीइंग मेड इज बीइंग इशूड टू यू, you hand it over to the other party concerned, and that party when deposits bank draft into his account, that money gets transferred from your account to the concerned party's account. Okay, इसमें बैंक आपसे कुछ चार्जेस लेते हैं for making the bank draft. Now the best part of this is that whenever you issue a bank draft to the party concerned, the party concerned is under the assumption that bank has given him the guarantee that the funds will actually transfer into in his account in all circumstances. मतलब ये कभी भी नहीं इशू किया जाएगा अगर आप बैंकक्रप्ट हो या आपके पास कम पैसा है आपके अकाउंट में। आपके अकाउंट में अगर उतना पैसा है जितना पैसा आप ट्रांसफ़र करने जा रहे हो तभी बैंक ड्राफ्ट इशू किया जाएगा। अगर आपके पास वो पैसा नहीं है, उतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, आपको बैंक ड्राफ्ट इशू नहीं किया जाता। सो दिस इज एन एश्योरेंस टू द अदर पार्टी कंसर्न हु इज डीलिंग विद अस दैट दे विल गेट देयर फंड्स इन ऑल कंडीशंस। और इसे हम क्या कहते हैं, डिमांड ड्राफ्ट भी कहते हैं या बैंक ड्राफ्ट है। ओके, and it is payable, it is always payable on demand. ओके, तो पेबल ऑन डिमांड है मतलब हमने डिमांड किया है, हम पैसा उसमें डिपॉजिट करके दे रहे हैं, हमने डिमांड किया तभी वो हमारे पास क्या कहते हैं डिमांड ड्राफ्ट हमारे बेसिस पे हमारे लिए बनाया गया है। बिकॉज वी हैव डिमांडेड दैट ओके प्लीज़ इशू अस ए certain amount of demand draft which has to be paid to such party concerned। तो हमने पैसा दिया, हमारी डिमांड थी बैंक से, जब हमने पैसा दे दिया बैंक को, चार्जेस दे दिए, तो बैंक ने वो डिमांड ड्राफ्ट हमें इशू कर दिया और फिर हमने वो कंसर्न्ड पार्टी को जिसके नाम पे वो डिमांड ड्राफ्ट था हमने उसको हैंड ओवर कर दिया एंड दैट मनी गेट्स ट्रांसफर टू दी कंसर्न्ड पार्टी। ओके, तो ये आपके पास डिमांड ड्राफ्ट है या बैंक ड्राफ्ट है विच गिव्स यू द गारंटी दैट द मनी विल एक्चुअली ट्रांसफर इनटू योर अकाउंट एंड देयर इज नो रिस्क ऑफ लूजिंग द फंड्स। फाइन, देन देयर इज बैंकर्स चेक। दूसरा एस्पेक्ट है आपके पास बैंकर्स चेक या पे ऑर्डर।
इट इज ऑल्सो सिमिलर टू योर डिमांड ड्राफ्ट। ओके, अब यहाँ डिमांड ड्राफ्ट में और यहाँ क्या फ़र्क है कि इसमें बैंक ड्राफ्ट में भी जैसे पूरी गारंटी थी तो इसमें भी पूरी गारंटी है। ओके, अनदर इज कि इसमें जो आपको चार्जेस चार्ज किए जाते हैं वो कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू बैंक ड्राफ्ट है। ओके, एंड दिस इज यूज फॉर द लोकल पर्पस। ओके, और जबकि बैंक ड्राफ्ट हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, आउट स्टेशन के लिए, जबकि पे ऑर्डर जनरली यूज़ होता है लोकल पर्पस के लिए। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि एक लोकल पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है और दूसरा आपका किसके लिए यूज़ हो रहा है, वो आउट स्टेशन पेमेंट्स के लिए भी यूज़ हो रहा है। सो दैट इज़ द अनदर इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन बैंक ड्राफ्ट एंड पे ऑर्डर। ओके, अब हम थर्ड जो हमारे पास है बैंकिंग सर्विस वो है RTGS। ओके, इसे कहते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सर्विस। ओके, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सर्विस। ओके, तो यहाँ आपके पास क्या है कि आपको एक पैसा ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। ओके, सो ऑन ग्रॉस बेसिस, रियल टाइम मींस विद इन ए शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम पीरियड एंड ऑन ग्रॉस बेसिस आपको ये पैसा ट्रांसफर करना है। NEFT है नेट बेसिस पे और ये है ग्रॉस बेसिस पे आपके पास है। ओके, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दिस इज RTGS सिस्टम इज बीइंग ऑपरेटेड on the terms and conditions being issued by Reserve Bank of India. Okay, Reserve Bank of India has provided the various ways of transferring the funds most efficiently and effectively from one bank account to another bank. Okay, और इसमें क्या है कि आपके पास एक तो ये रियल टाइम पे पेमेंट है, मींस ऐसा नहीं है कि आपने अभी कह दिया कि पैसा कर दो तो बैंक वाले कह रहे हैं ओके आप छोड़ जाओ, हम आपको बाद में इसकी ट्रांसफ़र की इंफॉर्मेशन दे देंगे। नहीं, आप वहाँ हो, आपके सामने सामने ये फंड्स ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू वन पार्टी टू अनदर पार्टी, फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। मीन्स इसमें कोई डिलेज नहीं है, ऑन द स्पॉट पेमेंट ट्रांसफ़र है आपके पास यहाँ पे। ओके, तो ये है आपके पास रियल टाइम आपकी पेमेंट सिस्टम है वेयर यू कैन इजीली चेक आउट दैट ओके द फंड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी एंड जनरली इसका टाइम लिमिट फिक्स है 2 आवर्स का, कि विद इन 2 आवर्स आपको रिपोर्ट मिल जाएगी कि पैसा पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया। ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज ग्रॉस सेटलमेंट है, इसमें नेट सेटलमेंट नहीं है कि मतलब और किसी ट्रांजैक्शन के साथ इसकी सेटलमेंट की जाएगी, इसकी ग्रॉस सेटलमेंट की जाएगी। ओके, तो ये आपके 1-to-1 बेसिस पे है कि जो ट्रांजैक्शन है उसकी वहीं के वहीं सेटलमेंट होगी, किसी और के साथ सेटलमेंट नहीं कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं उनके साथ सेटलमेंट कर दी, नहीं, इसकी 1-to-1 ट्रांजैक्शन के साथ सेटलमेंट है कि जिस पर्टिकुलर पर्सन को भेजा गया उसी के लिए पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए पैसा भेजा गया उसी के लिए ही है, किसी और ट्रांजैक्शन के साथ इसकी सेटलमेंट नहीं हो रही है। ओके, ये इसके पास है। ओके, एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज इसमें मिनिमम अमाउंट फिक्स की गई है 2 लाख रुपीज़। ओके, तो 2 लाख रुपए मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम कितना भी इसके थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हो, और इसको ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ एसेंशियल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, जैसे आपको अमाउंट कितनी रिमिट करनी है, किस अकाउंट में आपको रिमिट करना है, बेनिफिशियरी बैंक कौन होगा। ओके, फिर कस्टमर कौन है जिसको पैसा भेजा जा रहा है, IFS कोड क्या है, अकाउंट नंबर क्या है बेनिफिशियरी कस्टमर का, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी तभी वो फंड ट्रांसफ़र किया जाएगा। ओके, एंड इसमें टाइम बेसिकली मैक्सिमम टाइम जो इन्वॉल्व है वो है 2 आवर्स, जिसके बीच में पूरी सेटलमेंट हो जाएगी ट्रांजेक्शन की। ओके,
एंड इसमें सर्विस चार्जेस आपके हैं 2 लाख तक आपके 30 रुपीज़ हैं, 5 लाख तक के 55 रुपीज़ हैं पर ट्रांजेक्शन। ओके, तो ये आपके पास फिर 5 लाख से ऊपर के ट्रांजेक्शन के 55 रुपीज़ हैं। ओके, तो ये आपके पास है RTGS। फिर है हमारे पास एक NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है आपके पास। ओके, तो इसमें ये ऑनलाइन सिस्टम है ट्रांसफरिंग ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑफ मनी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक ऑन नेट बेसिस। ये ऑन नेट बेसिस है, RTGS ऑन ग्रॉस बेसिस है। ओके, तो यहाँ पे नेट सेटलमेंट है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस। ओके, इसमें वही पूरी डिटेल देनी पड़ेगी, कौन कस्टमर है, उसका बैंक अकाउंट कौन सा है, उसका IFS कोड क्या है, कौन से ब्रांच में, कौन से बैंक में बैंक अकाउंट है, सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तभी फंड ट्रांसफ़र होंगे। और इसमें मिनिमम कोई लिमिट फिक्स नहीं है। ओके, एंड इसमें बस 11 डिजिट IFS कोड आपको यूज़ करना है सो दैट फंड कैन बी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर। ओके, एंड टाइम इन्वॉल्व इन दिस इज ये या तो सेम डे या नेक्स्ट डे तक आपकी फंड, नेक्स्ट वर्किंग डे तक की आपकी जो ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये इसमें है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। ओके, तो ये इसमें सर्विस चार्जेस जो हैं आपके पास, इट डिपेंड्स अपॉन दी अमाउंट एंड बैंक कस्टमर रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड हैं, तो वैसे सर्विस चार्जेस है, कोई फिक्स बताया नहीं गया। ओके, तो ये आपके पास है NEFT की सिचुएशन। एंड द लास्ट वन इज सर्विस इज बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओके, the another important service which the banks are providing is बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जिसे हम कैश क्रेडिट लिमिट भी बोलते हैं, कि आपके पास बैंक ने आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए एक ओवरड्राफ्ट लिमिट की कंडीशन फिक्स कर दिया कि हाँ आपको इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा आप ओवर ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि बैंक को ये एश्योरेंस है कि ये पार्टी जिसको हम बैंक में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके पास बहुत सारे फंड्स आते जाते रहते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, एंड इन सम डे दे आर इन emergency need of money because of the business transactions. They can easily withdraw money from the bank without asking, without doing the much of the paperwork, and they can easily withdraw that amount of money which they are in need of, depending upon their financial condition and depending upon their financial transactions which are being tracked on regular basis by the banking system. एंड उसके हिसाब से टर्नओवर के बेसिस पे, फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे एक लिमिट फिक्स कर दी जाती है। एंड दिस इज़ अ टेम्परेरी लोन। ओके, एंड दिस इज ऑन द पर्सनल गारंटी। दिस लोन इज बीइंग इशूड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल गारंटी ऑफ द इंडिविजुअल कंसर्न। कोई इसमें और कोई गारंटीज नहीं ली जाती है, पर्सनल गारंटी है। फाइनेंशियल स्टेटस को देखते हुए आपको ओवरड्रॉन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं टू मीट डे टू डे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, एंड दैट इज व्हाट द मनी, दैट इज व्हाट द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज। एंड इन दिस केस द इंटरेस्ट इज बीइंग चार्ज्ड ओनली ऑन द अमाउंट विच इज ओवरड्रॉन। पूरी अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाता है। जो जो पैसा विड्रॉ कर लिया है आपने उस क्रेडिट लिमिट में से, जितना पैसा विड्रॉ कर लिया उसी के ऊपर आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। उससे ज़्यादा पे जो आपकी टोटल अमाउंट है उस पे नहीं आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। एंड दैट इज़ द अनदर इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड, एंड दैट इज़ ऑल द सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय दी बैंक्स। ओके, इसके बाद हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांसफ़र सिस्टम करेंगे। ओके, कि क्या क्या सिस्टम्स हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के। देन वी विल गो ओवर टू द इंश्योरेंस। थैंक्स।